मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे। जब मैं सेक्शन 167 रिमांड के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वक्त मैंने एक जजमेंट को रिफ़र किया था, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट। और मैंने कहा था कि इस जजमेंट को जो है मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी जजमेंट को देखेंगे। देखिए, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि जो रिमांड का जो पावर है वो सिर्फ उसी मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के ऊपर जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो भी उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 इलस्ट्रेशन दिया है। आइए उन दोनों इलस्ट्रेशंस को हम लोग समझते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो ये है कि सपोज़ करिए एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया, एक पर्सन को रिमांड पे भेजा 167 के अंदर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 167 के अंदर जो रिमांड है वो पुलिस रिमांड भी हो सकती है और जुडिशियल रिमांड भी हो सकती है। अब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उस पर्सन ने जो है एक सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि 60 डेज़ और 90 डेज़ का भी पीरियड है। तो हम अपने इलस्ट्रेशन को समझने के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे जो है उस पर्सन एक सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ है, तो 90 डेज़ हो गया। 90 डेज़ का उसका टोटल पीरियड होगा, हम ये मान करके चलते हैं। अब एक जो मजिस्ट्रेट ने उसने 167 के अंदर उस पर्सन को रिमांड पे भेजा। 10 दिन पुलिस रिमांड पे रहने के बाद उसको जो है जुडिशियल रिमांड पे भेजा। और सपोज़ करिए वो पर्सन 10 दिन और जुडिशियल रिमांड पे स्पेंड करता है। अब देखिए, मजिस्ट्रेट ने जब रिमांड पे भेजा तो उसी वक्त उस पर्सन ने बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया था। मजिस्ट्रेट ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और रिजेक्ट करने के बाद रिमांड पे भेजा था। अब 20 डेज़ के बाद वो जो पर्सन है वो 439 के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने वो एक बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो उस बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर्सन को जो है उस रिमांड से, उस कस्टडी से रिलीज़ कर देता है और वो पर्सन रिलीज़ हो जाता है। अब देखिए, 20 दिन तो उसने जो रिमांड में जो स्पेंड किए वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे किए, उसके बाद वो रिलीज़ हो गया बेल पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो रिलीज़ हो गया। इस ऑर्डर को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, एपेक्स कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब उस बेल एप्लीकेशन, वो जो बेल ऑर्डर था उसको रिजेक्ट कर देती है, यानी कि उस पर्सन को जो है दोबारा रिमांड पे भेज दिया जाता है, जुडिशियल रिमांड पे। अब आप देखिए, यहाँ पे जो दोबारा जो जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया वो किसने भेजा? वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। अब जो उसके बाकी के बचे जो जुडिशियल के जो डेज़ हैं, जुडिशियल रिमांड के जो डेज़ हैं, यानी कि 90 डेज़ का था, हम लोगों ने एज्यूम किया था। 20 डेज़ उसने पहले स्पेंड कर दिया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे और बाकी जो 70 डेज़ है वो उसने स्पेंड किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये जो बाकी जो उसने 70 डेज़ जो उसने रिमांड में स्पेंड किए हैं, क्या हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे 90 डेज़ को कंप्यूट करने में? यानी कि 90 डेज़ का जब हम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या जो 70 डेज़ है क्या हम इसको एक्सक्लूड करेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो रिमांड का जो ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट ने नहीं, वो एपेक्स कोर्ट ने दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, वो जो 70 डेज़ का जो रिमांड पीरियड है वो भी इंक्लूड होगा 90 डेज़ के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। आइए अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दूसरे इलस्ट्रेशन में यह है कि एक मजिस्ट्रेट ने 167 के अंदर 10 दिन के लिए एक पर्सन को पुलिस रिमांड पे भेजा और 5 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेजा। 15 डेज़ के बाद मजिस्ट्रेट ने उस पर्सन को बेल पर रिलीज़ कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जुडिशन को इन्वोक करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर्सन को, वो जो बेल पर रिलीज़ था, उस बेल को रिजेक्ट करते हुए उस पर्सन को दोबारा कस्टडी में भेज दिया। और अब जो कस्टडी होगी वो जुडिशियल कस्टडी होगी, वो हमें मालूम है। अब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जो 90 डेज़ में जो बाकी के बचे जो डेज़ हैं वो उस पर्सन ने जो है वो अपने जुडिशियल कस्टडी में स्पेंड किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है
कि जब 90 डेज़ पूरा होगा, 90 डेज़ पूरा होते ही जो है उस पर्सन का बेल का जो राइट है, अगर 90 डेज़ पूरा होने के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही तो जो बेल का जो राइट है उस पर्सन का ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाएगा। इसका मतलब उस पर्सन को जो बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम देखिए पहले इलस्ट्रेशन में और दूसरे इलस्ट्रेशन में जो रिमांड का ऑर्डर था मजिस्ट्रेट ने भी यूज़ किया और बाकी जो जुडिशियल रिमांड्स था वो ऑनरेबल जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स हैं उस ऑर्डर पे उस पर्सन ने स्पेंड किया। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा है कि नो डाउट जो रिमांड का जो पावर है वो सबसे पहले जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ही है, लेकिन अगर कोई सुपीरियर कोर्ट अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी पर्सन को रिमांड पे भेजता है तो भी हम जो है उस रिमांड को हम इंक्लूड करेंगे 60 या 90 डेज़ को कैलकुलेट करने के लिए। और 439 के अंदर जो हाई कोर्ट पावर को जो इस्तेमाल कर रहा है हम उसको बिल्कुल वैसा ही मानेंगे जैसे वो 167 के अंदर किया हुआ है, वो 167 के एम्बिट के अंदर आएगा। तो रिमांड ऑर्डर चाहे आपने कंटिन्यूस स्पेंड किया हो फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे यानी कि टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, या फिर जो रिमांड का जो पीरियड है आपने फ्रैक्शन में स्पेंड किया हो। कुछ रिमांड का पीरियड आपने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे आपने स्पेंड किया है, कुछ रिमांड का पीरियड आपने सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर पे स्पेंड किया है, उसमें जो है रिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे जो उस पर्सन ने जो है स्पेंड किया है रिमांड पे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो जो रिमांड का ऑर्डर है वो कंप्लीट मजिस्ट्रेट ने वो रिमांड ऑर्डर पास किया हो चाहे वो सुपीरियर कोर्ट ने पास किया हो। तो आई होप मैंने ये जजमेंट आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया, और आप इस वीडियो को अगर एक दो बार और देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।